स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला में। दोस्तों, ये चैनल मैंने पहले ही बताया है कि ये चैनल पूर्णतः हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण पर समर्पित है। तो जो हिंदी भाषा और व्याकरण के जितने भी प्रश्न, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हों, कैसा भी प्रश्न आता है दोस्तों, तो वो आपसे आसानी से बन जाएगा। और इसमें हम लोग पूरी सीरीज जो इसकी करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपना प्रेम और स्नेह ऐसे बनाई रखिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों पर आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। किसी भी एग्जाम में 100% आपका आएगा, ठीक है। तो बस आप वीडियो को पूरा देखिए और बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आप पहले कभी नहीं देखोगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप इंजॉय करते हुए पढ़िए, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति देखी, भाषा हिंदी कैसे जन्मी है, कौन से अपभ्रंश से उसका विकास हुआ है, उससे संबंधित हम लोगों ने तथ्यों पर चर्चा की। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस क्लास से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न रहता है, किसी भी प्रकार का संदेह रहता है, तो आप बिल्कुल दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल उसका उत्तर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो भाषा हम लोगों ने देखा, भाषा जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है। मनुष्यों के बीच आपस में जो साधन है वो भाषा है, ठीक है। तो भाषा के तत्व होते हैं दोस्तों, भाषा के बहुत सारे तत्व हैं, हम लोग आगे करेंगे। मैंने पहले ही बताया भाषा पर जो चर्चा है हम लोग आगे करेंगे। अभी मैं कुछ तत्वों पर चर्चा कर रहा हूं जिसका अध्ययन हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में किया जाता है। उसके बिना व्याकरण पढ़ना संभव नहीं है। तो भाषा के अगर हम लोग बात करें तत्वों के, तो सबसे पहले भाषा के निर्माणकारी तत्व कह दीजिए। भाषा का निर्माण जिन तत्वों से होता है, तो सबसे पहले क्या होती है दोस्तों? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। देन ध्वनि के बाद क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण के बाद क्या होता है दोस्तों? अक्षर। अक्षर का निर्माण होगा और अक्षर के बाद होगा शब्द, और शब्द से बनता है आपका पद, और पद से बनता है आपका वाक्य, और अंत में वाक्य के बाद जिसकी संरचना होती है वो है भाषा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्लियर है? मैं इन सभी बिंदुओं पर बहुत ही अच्छे ढंग से, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताऊंगा, ठीक है। यहां तक कि परिभाषा भी आप स्वयं डेवलप करोगे। बस आप लोग पूरा क्लास आराम से देखिएगा। तो ध्वनि क्या होती है आपको पता ही है, मैं एक एक का विस्तृत व्याख्या करूंगा, आप पहले ध्यान रखेंगे। ध्वनि का जो लिखित रूप है, जो प्रतिनिधि चिन्ह है, वो क्या कहलाता है? वर्ण। और वर्ण ही अक्षर कहलाते हैं। अक्षर क्या होता है? कई लोगों को यही नहीं पता दोस्तों। अक्षर हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में अक्षर हम लोग किसको बोलते हैं, मात्रा किसको बोलते हैं, उसमें भी कंफ्यूजन है। और हाल ही में कई सारे प्रश्न उससे पूछे गए हैं, मैं वो भी क्लियर करूंगा। और उसके बाद शब्द है, शब्द के बाद पद बनता है, पद के बाद वाक्य बनता है, और वाक्य से भाषा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वर्ण विचार। भाषा के वैसे दोस्तों 3 अंग माने गए हैं, ठीक है। भाषा के कितने अंग माने गए हैं? 3 अंग। भाषा के अंग की अगर हम लोग बात करें तो 3 अंग हैं। कौन कौन सा? तो पहला है वर्ण, मुख्य रूप से जो विचार करने हैं वर्ण पर। दूसरा है हमारा शब्द, और तीसरा मैंने कहा मुख्य रूप से वाक्य। ये व्याकरण के 3 अंग माने गए हैं, जिनमें एक एक पर हम लोग जो है वो विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये भाषा के तत्वों को भी देखेंगे और साथ साथ हम लोग अंग में वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? मैं तत्वों की भी चर्चा करते जाऊंगा, ध्वनि से वर्ण कैसे बना, फिर आगे क्या क्या संभावनाएं हुई, और उसके हिसाब से हम लोग सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं और प्रारंभ करता हूं परिभाषिक जो शब्दावली है उसको पूरा स्पष्ट करते हुए। ध्वनि क्या है? सबसे पहले भाषा के जन्म की बात करें तो सबसे पहले ध्वनि हम लोग देखेंगे। ध्वनि दोस्तों, अब ध्वनि क्या है तो आप सभी को पता है ध्वनि क्या है, ठीक। ध्वनि भाषा की वह इकाई है जो मानव मुख से स्वतः ही स्फटित हो जाती है, निःसृत हो जाती है या उच्चारित होती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, ठीक है। यहां पर
कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ आपको कंफ्यूजन होगा, उन सब चीजों पर भी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो यहां ध्यान रखिए, मैं परिभाषा लिख देता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। ध्वनि भाषा की वह इकाई है, भाषा की वह इकाई, भाषा की वह इकाई जो मानव मुख से स्वतंत्र ही उच्चारित होती है, या कह लीजिए निश्रित होती है, निश्रित होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, भाषा की वह इकाई जो मानव मुख से उच्चारित होती है, निश्रित होती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि आप जानते ही, हम लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरे मुख से क्या आवाज आ रही है, यही क्या है? ध्वनि है। ठीक है, और यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कई बार घुमा के प्रश्न पूछा जाता है, मैं प्रश्न लिख दे रहा हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है, तो सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। ठीक है, लेकिन वहीं छोटी से पहले अगर लिख दे छोटी मौखिक इकाई, क्या लिख दे? मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो मौखिक इकाई है दोस्तों, वर्ण नहीं होगा, तब आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि। ठीक है, बहुत अच्छे से ढंग से पढ़िएगा प्रश्न को। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जब पूछेगा तब ध्वनि लिखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, कोई मौखिक या लिखित नहीं पूछ रहा है, तब आप वर्ण आंसर लेंगे। ठीक है, तो वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्या? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, और भाषा की भाषा की लघुत्तम श्रव्य खंड जो है वो कौन सा है? अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, लघुत्तम श्रव्य खंड मतलब, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, श्रव्य मतलब सुनने वाला, जो खंड है भाषा की वो कौन सी है? मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे लघुत्तम श्रव्य खंड, लघुत्तम श्रव्य खंड कौन सा है? तो वो भी क्या होगा? ध्वनि। ठीक है, लघुत्तम श्रव्य खंड कौन सा होगा? ध्वनि। सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी? ध्वनि। भाषा में सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण। ठीक है, हम लोगों ने देखा भाषा के तत्वों में। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां से जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारा बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा। ठीक है, आगे हम लोग वर्ण करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ये जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ध्वनि और वर्ण वाले। ठीक, तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन करिए, मैं मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लें या पेन कॉपी लेके बैठे, जैसा कि मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूं वैसा आप करेंगे तो इसमें जो भी परेशानियां आपकी होंगी वो सदैव के लिए क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे वर्ण विचार हमारा अब प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, वर्ण, हम लोगों ने ध्वनि देखा, अब देखेंगे वर्ण। तो वर्ण किसे कहेंगे? ठीक है, वर्ण होता क्या है आप सभी को पता है, 52 खड़ी, आ बा साधा का खा गा घा, ये सभी को पता है, इसको वर्ण बोलते हैं। लेकिन वर्ण किसे कहेंगे? तो एक बार जरा समझिएगा। ध्वनि अभी हम लोगों ने देखा, मानव मुख से उच्चारित ध्वनि जो इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। ठीक है, और उन्हीं ध्वनियों के प्रतिनिधि चिन्ह को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा कई बार रीजन 1 2 3 स्टेटमेंट देके पूछा जाता है, तो उसमें भी याद रखिएगा वर्ण किसे कहते हैं।
तो मानव मुख से उच्चारित ध्वनि संकेतों के प्रतिनिधि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। और अगर हम लोग किशोरी दास वाजपेयी जी के अगर इसको शब्दों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा आप स्टेटमेंट और लिख सकते हैं कि जिनका जो है वो क्या नहीं हो सकता और विभाजित नहीं किया जा सकता। जिन वर्णों को, जिन प्रतिनिधि चिन्हों को और विभाजित नहीं किया जा सकता वे क्या है, वर्ण है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, जिनको लिखना है लिख लीजिएगा। मानव मुख से उच्चारित ध्वनि संकेतों के प्रतिनिधि चिन्ह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जिनका आगे और खंड नहीं किया जा सकता या विभाजित नहीं किया जा सकता। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो आप पूरी तरह से इससे अवगत हो जाएंगे, ठीक। मानव मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनि, सार्थक ध्वनियों के प्रतिनिधि चिन्ह को, प्रतिनिधि चिन्ह को, प्रतिनिधि चिन्ह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। पहला तो ये, यदि इसमें दूसरी बात और अपन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, जिसका और कोई खंड नहीं किया जा सकता या जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, वर्ण कहलाते हैं। क्लियर है। मानव मुख से उच्चारित ध्वनि संकेतों के प्रतिनिधि चिन्ह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता या जिसका और कोई खंड नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जैसे अ, आ, क, ख, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। सभी क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, ठीक। वर्ण को दो भागों में, ठीक है, वर्ण के और भी प्रकार होते हैं, तो वर्ण को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। कई जगह इसके तीन रूप भी देखने को मिलते हैं। पहला है दोस्तों आपका स्वर वर्ण, वर्णों के प्रकार, पहला स्वर वर्ण, दूसरा आप जानते ही हैं व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, और तीसरा आप लोगों को कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा, तीसरा देखने को मिलेगा अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण, ठीक है। तो ये तीन मुख्यतः दो रूप माना जाता है, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। कहीं कहीं किसी इतिहासकार ने इसको तीन रूपों में अयोगवाह वर्ण भी एक अलग रूप में माना हुआ है। क्लियर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वर्ण के प्रकार यहां तक क्लियर है। कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, मैं जवाब दूंगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण पर, अयोगवाह वर्ण पर। तो मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों किस पर, स्वर वर्ण पर, ठीक है। चलिए, तो वर्णों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण। तो हेडिंग डाल लीजिए पहला। पहले तीनों को एक बार समझ लेते हैं, एक बार तीनों को समझ लेते हैं, फिर मैं स्वर वर्ण पर चर्चा करूंगा, ताकि थोड़ा सा जो डाउट है वो आपका स्पष्ट हो जाए। दूसरा है व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण क्या होता है, ठीक। स्वर वर्ण आपको ही पता है, अ आ ई उ, जो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हम लोग बचपन से रटते आए हैं,
अम और अह जो है वो क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, लेकिन वे हैं अयोगवाह वर्ण। केवल 2 वर्ण हैं अयोगवाह वर्ण, जो अभी हम लोगों ने तीसरी चर्चा की थी, वो है दोस्तों अयोगवाह वर्ण। स्वर वर्ण केवल 11 होते हैं। बहुत ढंग से इसको आप ध्यान में रखिएगा। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, अब ये 11 कौन कौन सी है? ठीक है, 11 कौन सी और इनको स्वर वर्ण क्यों कहा जाता है? तो स्वर वर्णों को आप जानते ही हैं, परिभाषिक दृष्टि से मैं आपको बता दे रहा हूं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी बाधा के होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, या और भी कई सारी परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। मैं एक एक चीज लिखूंगा और एक एक चीज को सिद्ध भी करते जाऊंगा, ताकि जो बेसिक नहीं भी जानते हैं दोस्तों, आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। ठीक है, देखिए पहला मैंने कहा व्यंजन वर्ण, इधर कर लेते हैं। दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्वर वर्ण किसे कहेंगे? तो स्वर वर्ण परिभाषा, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी बाधा के हो, उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसी में लिख सकते हैं, मैं समझा रहा हूं पूरा परिभाषा आपको, आप बस देखते जाइए। उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक या बिना किसी बाधा के होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख विवर से बिना किसी बाधा के बाहर आ जाए, बिना किसी ये एज इट इज दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। बिना किसी बाधा के सीधे बाहर निकल जाए, सीधे क्या निकल जाए? सीधे बाहर निकल जाए, वो क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। क्लियर है? जिन वर्णों के उच्चारण में, देखिए वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी बाधा के होता है। ठीक है, जैसे और भी आप लिख सकते हैं, और भी परिभाषाएं इसकी बहुत सारी आप आराम से बना सकते हैं दोस्तों। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब देखिए यहां पर समझने का प्रयास करते हैं इसको। पहला देखिए, उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, तो इनकी संख्या मैंने बताई 11 है। कौन कौन से हैं? एक आ है, ई है, री है, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, ये 11 जो है वो हमारे पास स्वर हैं। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। तो ये जिन 11 स्वरों की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इसको बचपन से पढ़े हैं, मगर
बहुत सारी बातें जो है इसके संबंध में हमको नहीं पता होती है, तो उन सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने कहा जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, अब आप उच्चारण करके देखिए, पूरा प्रैक्टिकल साइंटिफिक है दोस्तों। अ उच्चारण कीजिए, अ, ठीक है, किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है? नहीं लेनी पड़ रही है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है इनके उच्चारण में, ठीक है। तो स्वतंत्रता पूर्वक हो रहा है बिना किसी बाधा के, मतलब हम ये स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अवयव को कोई भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। या सेकंड स्टेटमेंट हम लोगों ने जो लिखा है उच्चारण में, प्राण वायु मुख विवर से सीधा बाहर निकल जाती है। प्राण वायु से तात्पर्य है दोस्तों, प्राण के लिए जो वायु हम ग्रहण करते हैं, जो सांस लेते हैं, बेसिक वही है, ठीक है। जो हम सांस लेते हैं वही हमारी प्राण वायु है। तो जब देखिए, किसी भी वर्ण का जब आप उच्चारण करेंगे, उच्चारण करके देखिएगा, आपके अंदर से हवा जो है, वायु जो है, वो कुछ ना कुछ मात्रा में बाहर निकलती है। आ, क, ख, आप देखिएगा, उसी को कहते हैं प्राणवायु। जो हवा बाहर निकलती है उसी को क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख विवर से, मुख के अवयवों से सीधे बाहर की ओर निकल जाती है बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के, वे क्या हैं? स्वर वर्ण है, ठीक है। आप इनका उच्चारण कीजिए, अ, आ, ई, उ, ये हवा जो है वो सीधे अंदर से बाहर की ओर निकल रही है, इसलिए क्या है? स्वर वर्ण है। तीसरी बात मैंने कही कि इन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो आ, ई ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, ये किसी के ऊपर अधीन नहीं है, स्व अधीन होते हैं दोस्तों, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनके भी मैं पर चर्चा करने वाला हूं, तो आप देखते जाइएगा। अब इसी के विपरीत देखेंगे अन्य वर्णों में तुलना कैसे करें। तो देखिए, आप जैसे का है, का उच्चारण करके देखिए, च उच्चारण करके देखिए, छ देखिए, श देखिए, ये व्यंजन वर्ण का जब उच्चारण करेंगे तब इसके विपरीत जो आपको देखने को मिलेगा। जैसे च उच्चारण करिए, च, छ, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण नहीं हो रहा है, इनके उच्चारण में हमको किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? तो इसको मैं अभी वर्णन करता हूं, पहले आप स्वर को समझ लीजिए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो पहले आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये इसको मैं मिटा देता हूं, अब भी हम लोग व्यंजन पर इसकी पूरी डिटेल से अब चर्चा करनी है, तो थोड़ा बहुत से मतलब नहीं है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो और ये जो उच्चारण प्राणवायु मुख विवर से बिना किसी बाधा के निकले, या जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उनको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। उनकी संख्या 11 होती है। संस्कृत में 13, मूल भाषा में 13, री और री, बड़ी री जो है वो 2 अलग से होती है, लेकिन हमारे पास 11 हिंदी वर्णमाला में शाश्वत है। आप ध्यान रखिए, न 10, न 13, न और कोई शब्द, ठीक है। तो हम लोग जो बचपन से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? एक पढ़े हैं अम, जिसको अनुस्वार कहा जाता है, और एक अह, जिसको विसर्ग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं, अयोग वाह वर्ण, ठीक है। ये न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, ये क्या होते हैं? अयोग वाह वर्ण होते हैं, न ही स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा, इससे जो प्रश्न बनते हैं, मैं एक एक जो वाक्य, एक एक जो शब्द उच्चारित कर रहा हूं दोस्तों, वे आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ही एसेशन रीजन में जो कथने हैं वो बहुत अच्छे से इसमें से पूछा जाता है, और आप गलती करते हैं तो उनको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अयोग वाह वर्ण न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है, बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा। अयोग वाह वर्णों की संख्या 2 है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग है। अयोग वाह वर्ण को अयोग वाह वर्ण क्यों कहते हैं, ये अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। अयोग वाह वर्ण को
अयोगवाह देखिए 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, अयोग प्लस वहन। ठीक है, अ मतलब हमेशा एक उपसर्ग है, जब भी अ उपसर्ग लगता है उसका अर्थ बद हो जाता है नहीं के रूप में, और योग मतलब जुड़कर, और वहन करना मतलब ढोना। ठीक है, वहन करना, ढोना, जैसे वो उसके कार्य का वहन कर रहा है, मतलब वो स्वयं उस कार्य को संपादित कर रहा है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ऐसे टाइप का हम लोग देखते हैं, शब्द सुनते हैं। आप अभी फिलहाल वहीं से ही ध्यान रखिएगा, आगे जैसे आते जाएंगे शब्द मैं और भी इसको व्याख्या करते जाऊंगा। तो वे शब्द अयोगवाह वर्ण को, अयोगवाह वर्ण के संबंध में आप समझिएगा, वे वर्ण जो किसी भी व्यंजन के साथ जुड़कर प्रयोग में नहीं आते हैं। ठीक है, तो वे क्या कहलाते हैं, अयोगवाह वर्ण। अ मतलब नहीं, जुड़कर वहन, जो किसी भी व्यंजन के साथ जुड़कर प्रयोग नहीं, वहन नहीं करते हैं, प्रयोग में नहीं आते हैं, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, वे कहलाते हैं व्यंजन अयोगवाह वर्ण, जो कभी भी किसी भी व्यंजन के साथ जुड़कर प्रयोग में नहीं आते हैं। ठीक है, अ मतलब नहीं, जुड़कर मतलब जुड़ना, योग और वहन करना, जो किसी भी व्यंजन के साथ जुड़कर प्रयोग में नहीं आते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्णों की बात करें तो मैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इन तीनों पर विस्तृत रूप से क्लास ही रखेंगे। आज थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर आप 13 मानते हैं, तो इसके संबंध में मैं थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, तो किसी भी व्यंजन के साथ जुड़कर प्रयोग नहीं होते। अब आप बोलोगे सर वैसे तो होता है, हम लोगों ने तो देखा है, जैसे हम लोग देखें, हंस है, ठीक है, हंस है, प्रातः है, स्वतः है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको दिखेगा कि ये देखिए हंस है, वंश है, कंस है, इस प्रकार के। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है ये आप बोलेंगे सर ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, ये दोनों ता क्या है, व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण के साथ मिलकर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्णों का विच्छेद बहुत ज्यादा मायने रखता है संधि समास सभी की दृष्टि से, तो आपको समझ में आएगा। अगर वंश को मैं अलग करूं तो क्या लिखूंगा, व में क्या जुड़ा हुआ है, अ, और अ जो है वो स्वर है, और अ में जो है वो लगा हुआ है दोस्तों अनुस्वार, और अनुस्वार के बाद है श, और श के बाद है अ। तो इस प्रकार देखें इसका वर्ण विन्यास, और जब हम इसका वर्ण विन्यास देखते हैं तो पता चलता है ये व्यंजन के साथ जुड़कर प्रयोग नहीं हो रहा है, ये किसके साथ जुड़कर प्रयोग हो रहा है, स्वर के साथ जुड़कर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, व्यंजन के साथ नहीं, ये स्वर के साथ जुड़कर प्रयोग हो रहा है। जैसे प्रातः का हम लोग विच्छेद करें तो ये मैं अभी ऐसे लिख देता हूं, आधा प और र मिलकर प्र बनता है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे। तो प्र को मैं ऐसे लिख दिया हूं, और यहां पर आ की मात्रा लगा दिया। ठीक है, आ की मात्रा लगा दिया, और प्लस यहां पर त हो गया, और त से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, वर्ण, स्वर वर्ण निकाल लिए, तो बचा आ, और ये जो विसर्ग है दोस्तों वो किस में लगा है, आप देखेंगे स्वर में लगा है, ना कि व्यंजन में। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो कहा उसको मैंने यहां पर सिद्ध कर दिया, क्या कि व्यंजन अयोगवाह वर्ण कभी भी स्वरों के साथ जुड़कर प्रयोग में नहीं आता है, ये हमेशा और हमेशा व्यंजन के साथ जुड़कर ही प्रयोग में आएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से यहां तक आप सभी को बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे एक बार नोट करिए, और उसके बाद मैं व्यंजन बताता हूं, और व्यंजन के बाद दोनों में जो डिफरेंस, जो क्वेश्चन बनते हैं उसको बताता हूं। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, और थोड़ा सा व्यंजन पर चर्चा करते हैं। ये तो हो गया स्वर, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब स्वरों के वर्गीकरण और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सभी को मैं एक एक करके डिटेल में लेता हूं। ठीक, तो पहले देखिए, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। व्यंजन को तो पूरी विस्तृत तरीके से अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी आप इसको डिटेल में समझ लीजिएगा। जैसे
व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, तो इसके जस्ट उल्टा है दोस्तों, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल लिखेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर है। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख विवर से बाधा के साथ जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है, बाधा सहित बाहर निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। और किसे कहेंगे, तो व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी न किसी अन्य वर्ण का जो है वो सहारा लेना पड़ता है उसे, ठीक है। तो इसे अन्य वर्ण का सहारा लेना पड़ता है, अन्य वर्ण का सहारा लेना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उच्चारण करते समय ध्यान रखिएगा, व्यंजन वर्ण वे वर्ण, क्योंकि व्यंजन वर्ण डिटेल से करेंगे तो सारी परिभाषाएं लिखवाऊंगा, इसलिए मैं शॉर्ट में इसमें लिख दिया हूं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण या स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, स्वरों की ही सहायता से वर्णों का व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है दोस्तों। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्णों की संख्या की यदि बात करें दोस्तों, तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है, 33 है। बाद में मैं बताऊंगा 46 कैसे लेना है, 44 कब लेना है, 52 कैसे लेना है, 57 कैसे लेना है, ये सारी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ के साथ डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा जो है इसको मैं सीमित कर रहा हूं, क्योंकि हमको जो मूलतः पढ़ना है, आज स्वर वर्ण करना है, ठीक है। तो इनका दोनों का थोड़ा सा मैं विभेद, दोनों में थोड़ा सा मैं अंतर आपको बताते हुए चलता हूं, ठीक। तो ये दोनों परिभाषाओं को ध्यान रखिएगा अभी, और स्वर का तो मैंने लिखवा दिया है, बाकी व्यंजन का जब व्यंजन करेंगे तो उस समय और भी डिटेल से मैं लिखवाऊंगा। दोनों में बेसिक अंतर की बात करें दोस्तों, तो देखिएगा स्वर वर्ण क्या होता है, अंतर की बात करें तो स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है, ठीक है, क्या होता है, स्वतंत्र होता है। व्यंजन वर्ण जो है वो स्वतंत्र नहीं होता, वो परतंत्र होता है। क्या होता है, परतंत्र, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, स्वरों के ऊपर डिपेंड रहता है उच्चारण के लिए, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करें, ये स्वाधीन रहता है, स्व उपसर्ग है, अधीन, जो स्वयं के अधीन हो वो क्या है, स्वाधीन है, ठीक है। तो ये अपने ऊपर अपने ही अधीन रहता है, ठीक है। आ इसको उच्चारण अपने ही अनुसार जो है, इनके ध्वनियों के अनुसार ही इसका उच्चारण किया जा सकता है। इसकी बात करें तो ये दोस्तों पराधीन होता है, क्या होता है, पराधीन होता है, ठीक है। तीसरा अंतर हम लोग देखें तो ये बाधा रहित, इसका जो उच्चारण है वो बाधा रहित होता है, प्राण वायु बिना किसी बाधा के दोस्तों बाहर निकल जाती है। लेकिन वही हम लोग व्यंजन वर्ण की बात करें तो इसका जो उच्चारण है वो बाधा सहित होता है, ठीक है, बाधाएं आती है, जैसे च छ ज झ उच्चारण करके देखेंगे तो हम हवा जो निकल रही है वो घर्षण के साथ किसी मुख के किसी न किसी अवयव से टकराते हुए निकलती है, उसको बाधा सामना करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों, स्वर जो है वो सभी स्वर अक्षर कहे जाते हैं। देखिए अक्षर क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आप अभी याद रखेंगे सभी स्वर जो है वो अक्षर होते हैं, अक्षरिक होते हैं, और व्यंजन वर्ण जो है वो अक्षर नहीं होते हैं, ठीक है, व्यंजन वर्ण अक्षर नहीं होते हैं। तो ये अक्षर कब बनते हैं व्यंजन वर्ण, इस पर भी चर्चा करूंगा, ठीक है। व्यंजन वर्ण अक्षर कब कहलाएंगे, अक्षर क्या होता है, न क्षरति इति अक्षरम, जिसका किसी भी हाल में क्षय नहीं होता वो अक्षर है, क्षय क्षर। तो चलिए मैं इसके संबंध में बाद में चर्चा करूंगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, व्यंजन वर्ण अक्षर नहीं होते हैं और सारे स्वर वर्ण जो है वो अक्षरिक हैं, अक्षर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें, सभी स्वर्ण वर्ण जो है वो घोष वर्ण हैं,
घोष वर्ण कह लीजिए या सघोष वर्ण कह लीजिए। आगे मैं जब हम लोग व्यंजन पर चर्चा करेंगे तो सघोष वर्ण, अघोष वर्ण सभी पर बहुत डेप्थ में चर्चा करेंगे दोस्तों, आप इसको अभी ध्यान रखिएगा। सभी वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। ये घोष और सघोष दोनों होते हैं। ये क्या होते हैं, घोष और अघोष दोनों होते हैं। इनकी कैटेगरी डिसाइड होती है, इसको बाद में हम लोग लेंगे चर्चा में, ठीक। अघोष और घोष और अघोष दोनों होते हैं। यहां पर देखेंगे सभी स्वर दोस्तों अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अब ये अल्प प्राण और ये दोनों टॉपिक व्यंजन के बाद हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, दोनों के अनुसार हम लोग देखेंगे। अल्प प्राण मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु जो है दोस्तों कम मात्रा में निकलती है। अल्प मतलब कम। यहां आप लोग बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी एक एक चीज आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है और ये सारे शब्द ही इनकी व्याख्या कर देते हैं। घोष मतलब नाद या कंपन, स मतलब सहित, जो जिन वर्णों का उच्चारण कंपन सहित जो है मुख विवर से होता है वे घोष वर्ण कहलाते हैं और वे स्वर वर्ण हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि दोनों को अलग अलग बांटना पड़ेगा। वर्ण में भी देखें, व्यंजन वर्ण में भी, तो व्यंजन वर्ण में भी कुछ सघोष हैं, कुछ अघोष हैं, कुछ अल्प प्राण हैं, कुछ महाप्राण हैं। तो दोनों को हमको अलग अलग बांटना पड़ेगा, इसलिए मैं दोनों को एक ही चार्ट के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। आप अभी फिलहाल ध्यान रखिए कि ये अल्प प्राण और महाप्राण दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये अल्प प्राण और महाप्राण दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्वरों का अंतर है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक स्वतंत्र स्वर जो है वो स्वतंत्र होता है, व्यंजन जो है परतंत्र होता है। ये स्वाधीन स्वयं के अधीन होता है, स्वयं से ही इसका उच्चारण होता है, और ये जो है वो पराधीन होता है, दूसरे के माध्यम से इसका उच्चारण होता है। बाधा रहित मुख विवर से वायु बाहर निकल जाती है, इसमें बाधा सहित जो है वो बाहर निकलती है। ये सभी स्वर जो हैं वो अक्षर कहे जाते हैं, लेकिन व्यंजन अक्षर नहीं होते हैं। ये कब अक्षर होंगे बाद में डिस्कस करेंगे। सभी स्वर घोष होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर स्टेटमेंट में कि सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और सभी स्वर जो है वो अल्प प्राण होते हैं। तो ये अंतर आप नोट करके रखेंगे दोस्तों। अगली क्लास में, चूंकि क्लास लंबी बन जाती है तो कई स्टूडेंट जो हैं वो उनको देखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़े शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। अगली क्लास में हम लोग मानक वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, मूल वर्ण कितने हैं, 57 कब लेने हैं, इन सारे आपके प्रश्नों को बिल्कुल शुद्ध रूप से क्लियर करने वाले हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, तभी पूरी नोटिफिकेशन आपको क्लासेस की मिल पाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बिल्कुल आपको जवाब दूंगा, ठीक है। और अगली क्लास में मैंने बताया सारे इसके आयामों पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।